एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था की समस्याएं और उनका समाधान, और इस स्टेज में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा। इससे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम कह सकते हैं कि यह जो स्टेज है ये जीवन का सबसे कठिन और नाजुक समय होता है। इस समय बच्चों में फिज़िकल चेंजेस होते हैं और मेंटली भी बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस होते हैं, और इसी स्टेज में बच्चा अच्छा बुरा, देश प्रेमी हो सकता है या देशद्रोही भी हो सकता है, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, लेबोरियस हो, लेज़ी हो, और मैनर्स फुल बिहेव करता है, सोशल नहीं है, ये सब कुछ बन सकता है। मतलब तो यहाँ पर ज़रूरत है कि बच्चों को इस स्टेज में प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए, जिससे कि जो उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये स्टेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो आज हम जानेंगे कि इस स्टेज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकता है, और नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस तरह से होगा। जो ये स्टेज है ये जीवन की मेन स्टेज है। इस स्टेज में जो है ये स्टेज जो लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक या 21 वर्ष तक चलती है, और इस स्टेज में ही इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो जिन्होंने ये इससे पहले वीडियो डाल दी गई है, और पहले वो वीडियो देखनी है आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये जो स्टेज है ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, टीचर्स का, स्कूल एनवायरनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो देखते हैं इनको किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए। सबसे पहले है ये जो स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या है, फिज़िकल एक्सरसाइज और डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स आदि को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनका फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, यानी कि शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का आयोजन करना है, और समय समय पर स्कूल में खेल कूद का प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो। यदि उनका शारीरिक विकास होगा तभी उनका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा, और जैसा भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न प्रकार के खेल कूद का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। दूसरा है रुचियों और रुझानों के अनुसार शिक्षा। अब जो बच्चे को हम एजुकेशन देनी है तो ये एजुकेशन उनकी रुचि पर आधारित होनी चाहिए। हमें ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। पहले हम उसके इंटरेस्ट को जानेंगे, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको एजुकेशन देंगे। जो टीचर है इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ये जाने कि बच्चे का जो है ये शारीरिक विकास भी करना है, और साथ साथ में उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको एजुकेशन देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको गाइडलाइन देनी है। नेक्स्ट है उसका समूहों का संगठन। अब इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो टीचर को ये चाहिए कि वो समूह का निर्माण करे, और उस समूह में उसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाए, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे जिसके अंदर कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप होगा, और मैत्री भावना का भी विकास उसके अंदर होगा, और जिससे कि वो सामाजिक व्यवहार भी बच्चा सीखेगा। सामाजिक व्यवहार उसके अंदर इनबिल्ट होगा। इसके बाद है आपका कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा, और यहाँ पर क्या करना है, बच्चों को इस एज में बच्चा अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है, और वो चाहता है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो बच्चों को ऐसे कुछ जो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे कि वो उस एजुकेशन को अडॉप्ट करे
और अपने आगे की वो आत्मनिर्भर जो बनने की उसकी समस्या है, वो समस्या उसकी नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो है ये बच्चे जो हैं अपना किसी व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं, उस प्रवेश करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन सा व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, किस व्यवसाय की ओर उनको जाना चाहिए। तो इसके लिए स्कूल में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है नैतिक मूल्यों के अनुकूल। अब यहाँ पर क्या करना है कि बच्चों को मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने हैं, उनके अंदर रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को देनी है। तो ये देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में वो रहते हैं, और टीचर को ये बार बार किसी बात को समझाने के लिए उसे उपदेश न देकर उसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, फ्रेंडली उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। और उन्हें यदि कोई ऐसे मोरल वैल्यूज़ देनी है, उन मोरल वैल्यूज़ के लिए किसी बुक रेफ़र करनी चाहिए, बुक पढ़ने के लिए कहना चाहिए, समय समय पर डिबेट कंपटीशन होना चाहिए, और उसको नीति संबंधी जो शीर्षक हैं उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। उसके बाद है सेक्स एजुकेशन। तो ये जो है इस समय जो है शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं, और इस परिवर्तन को जानने के लिए बच्चे जो हैं जानना भी चाहते हैं और उनकी जागरूकता भी होती है। अतः इसके लिए जो है सेक्स एजुकेशन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जो हम हमारी टेंडेंसी है, इंडियन टेंडेंसी है, वो बच्चों से इस तरह की बात करने में उन्हें संकोच होता है, लेकिन संकोच न करके फ्रीली बच्चों से बात करनी चाहिए और उन्हें जो सही जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपेक्षित व्यवहार कर सकें और उसको जानने की जागरूकता उनमें जो है ख़त्म हो जाएगी। वो यदि हम उन्हें बता देंगे तो उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद है आपका पाठ्यक्रम में विभिन्नता। यहाँ पर पाठ्यक्रम में विभिन्नता की बात की गई है कि बालक और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालक और बालिकाओं का जो करिकुलम है वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये कहना शायद सही नहीं होगा कि जो बॉयज़ पढ़ रहे हैं वो गर्ल्स नहीं पढ़ सकती, या गर्ल्स पढ़ रही हैं वो बॉयज़ नहीं पढ़ सकते। तो यह है कि वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। करिकुलम हमारा इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि उसमें जो है बच्चे जो हैं उस करिकुलम जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का चुनाव अपने अकॉर्डिंग कर पाएँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर पाएँ। अब उसके बाद है आपका किशोरों में निरीक्षण, परीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जो हमारा करिकुलम है वो करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो पाए कि वो सही और गलत की पहचान कर पाएँ, तर्क क्षमता का उनके अंदर विकास हो पाए, निरीक्षण क्षमता का उनके अंदर विकास हो पाए। तो हमारा करिकुलम को इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट है मित्रवत व्यवहार और वयस्कों की तरह व्यवहार। अब बच्चे जो हैं, बच्चों में आत्मसम्मान की भावना रहती है कि यदि इस स्टेज में बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो उन्हें पसंद नहीं होता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना है कि यदि कुछ ऐसा बच्चे कर भी रहे हैं तो उसके लिए जो है बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, और उन्हें जो कुछ भी बात उनको समझानी है तो उस बात को फ्रेंडली समझाना चाहिए, बड़ों की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनको ये नहीं लगे कि आप छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और क्योंकि इस स्टेज में जो है सेल्फ रेस्पेक्ट की जो इमोशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित और समझने लगते हैं वो। अतः इसके लिए उसके साथ जो है हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो कि प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। और इस आत्मसम्मान की भावना के फलस्वरूप बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है, स्वतंत्र जीवन जीने की भावना भी विकसित होती है, और कभी कभी उनके आत्मसम्मान को यदि ठेस ज़्यादा लगती है तो वह घर से भागने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर आ जाती है, जिससे उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है किशोर में उचित महत्व, उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। तो ये यहाँ पर स्टेटस चाहते हैं कि उनको एक स्टेटस मेंटेन हो, उनको जो है इंडिपेंडेंट बने, वो एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंसी आ जाता है उनके अंदर। तो निर्भरता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो पेरेंट्स माता पिता के प्रति ही हो, बल्कि ये जो है उनकी प्रवृत्ति
उन वीर पुरुषों के प्रति भी होती है जो वास्तविक जीवन में, साहित्य में या इतिहास में पाए जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप भी आ जाती है। वो और इसको हम क्या कर सकते हैं, हीरो वर्शिप को हम इसको मेंटेन कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड्स में। बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए कह सकते हैं, उनको म्यूज़िक के लिए कह सकते हैं, सिंगिंग के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह जो है हीरो वर्शिप एज भी इस एज को कहा जाता है। तो इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर बच्चों की कैरेक्टर फॉर्मेशन बच्चों का किया जा सकता है। तो ये तो थी आपकी इनके हम कैसे इनकी एजुकेशन देंगे, इनका एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चे के शारीरिक विकास की शिक्षा भी शारीरिक विकास की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे की मानसिक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, और बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस पर कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी इतनी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो उस पर काबू नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इस प्रकार हमें अपने करिकुलम में अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस तरह लेना चाहिए कि उनके जो इमोशंस हैं उनका दमन करके उनके जो संवेग हैं उनके उत्तम संवेगों को हम उत्पन्न कर सकें। जैसे कि जैसे कि बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप डेवलप हो जाती है, तो उसको हम लिटरेचर की जो एजुकेशन दे सकते हैं उसको इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, सिंगिंग की एजुकेशन दे सकते हैं, इस तरह से उसको मोल्ड किया जा सकता है। अब बच्चों में ग्रुप डेवलपमेंट होता है और मोरल डेवलपमेंट की एजुकेशन दी जानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए इस तरह से। और इस तरह बच्चों को जो है एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के थ्रू पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज के बच्चे जो हैं यदि हम ट्रेडिशनल टीचिंग से पढ़ाएंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उन्हें सीखने के अवसर भी नहीं मिल पाते हैं। तो हमें जो है इस अवस्था में बच्चों को स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग हमें बच्चों को सिखाना है। और जो टीचर्स का बिहेवियर है वो टीचर्स का बिहेवियर भी क्या है कि फ्रेंडली होना चाहिए और उन्हें उनकी बात को समझना चाहिए। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किन किन समस्याओं को इनको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले है व्यक्तिगत समस्याएं। अब जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो ये स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चों के इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस बहुत सारे इमोशंस उनके ऐसे होते हैं लेकिन वो डिफरेंट जो हमारे अवसर होते हैं उन पर उनका व्यवहार जो है अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वो कभी तो वो दिखेंगे आपको एक्टिव दिखेंगे, कभी इनएक्टिव दिखेंगे, और कभी बहुत ज़्यादा उत्साही होंगे किसी चीज़ को लेकर, कभी उत्साही नहीं होंगे। तो इनके व्यवहार में क्या है, विरोधाभास रहता है। नेक्स्ट है काल्पनिक दुनिया में रहना, डोमिनेंसी ऑफ इमेजिनेशन। ये इनकी जो ये इस स्टेज में जो ये बच्चे होते हैं इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी इमेजिनेटरी वर्ल्ड में रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी देखते हैं। तो इस तरह बच्चों को हमें म्यूज़िक और आर्ट के प्रति विशेष रुचि भी हो जाती है। अब इसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जब जो बच्चा है अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसमें समायोजन की समस्या हो रही है, तो इसी के साथ साथ उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जब कभी कभी बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसके लिए वो गलत एटीट्यूड अपना लेता है, घर से भाग जाता है या फिर नशे का सेवन करता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो इससे उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद है आपका ये तीव्र काम की इच्छा, डिज़ायर ऑफ लस्ट। इस स्टेज में जो ये इच्छा भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि उसे अपने उसकी जो ये काम प्रवृत्ति है वो क्रियाशील हो जाती है, और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑटो एक्टोरिज्म हो जाता है, उनको आत्म प्रेम हो जाता है। बच्चे जो हैं मिरर में अपने आप को बार बार देखते हैं, सजते हैं, संवरते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने समान किसी दूसरे को नहीं मानते हैं, जिसे कि नार्सिज्म भी कहा जाता है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ये नार्सिज्म कहा जाता है। दूसरा होमोसेक्सुअल फीलिंग होती है। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स से ही फ्रेंडशिप करती हैं, उनके साथ बातें करती हैं, घूमती हैं उनके साथ। और इसके साथ ही साथ
हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग यानी कि विषम लिंगीय काम भावना भी होती है उनके अंदर, जो अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम होता है, उनको देखना पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, ये भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसको हमने 3 तरह से बताया। एक तो ऑटो एरोटिक्सम यानी कि आत्म प्रेम, जिसे कि नार्सिज्म कहा जाता है। दूसरा समलिंगीय काम भावना। तीसरा है विषम लिंगीय भावना। इसी के अंदर आएंगे तीनों। उसके बाद है एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इंटरनेट। अब मोबाइल और इंटरनेट का भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। जैसे बहुत से बच्चे जो है पबजी गेम खेलते हैं, तो पूरे दिन वो गेम ही खेलते रहते हैं, उन्हें अपने पढ़ने लिखने का कोई होश नहीं होता। और जैसे कि आजकल जो क्लास चल रही है वो भी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो बच्चा क्या करता है, टीचर तो उधर बोल रहा है और इधर बच्चे ने बच्चा जो है पेरेंट्स को दिखा रहा है मैं क्लास कर रहा हूँ, लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को अपने बच्चे पर नज़र रखनी होगी कि और ज़्यादा भी बच्चे को हम ये नहीं कि हम हमेशा हर समय मोबाइल दिन रात मोबाइल दिए रखें, दिन रात उसके पास इंटरनेट की सुविधा हो जिससे कि वो कोई भी वेबसाइट पर जाकर कुछ भी खोल कर देख ले, तो ये भी सही नहीं है। ये भी समस्या इस दौरान बच्चे में आती है। उसके बाद है अग्रेसिव नेचर, आक्रामक व्यवहार या आक्रामक स्वभाव। जब बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जब उसका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो बच्चे का नेचर जो है अग्रेसिव हो जाता है और उसके संवेग व आवेग तीव्र गति से विकसित और परिवर्तित होते हैं इस स्टेज में, और उसकी मनोदशा को समझना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। और इस तरह से वो समाज विरोधी व्यवहार करता है और साथ साथ उसके अंदर गुस्से वाली प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। ये जो है सेक्स प्रॉब्लम, ये अभी इसी में डिस्कस किया जा चुका है, ये वो आपका सेम वही रहेगा। उसके बाद है इंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटी, असामाजिक कार्यों में लिप्त होना। ये बच्चा कब हो जाता है असामाजिक कार्यों में लिप्त, जब बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उसकी वो पूरी नहीं होती हैं। वो पेरेंट्स से, मान लीजिए उसने किसी पार्टी में जाने के लिए पैसे मांग लिए या फिर मूवी देखने के लिए पैसे मांग लिए, तो घर से उसे पैसे वो नहीं दिए गए, लेकिन उसे अपनी वो इच्छा पूरी करनी है, वो इस इच्छा पूरी करने के लिए चोरी करेगा। इस तरह से वो क्या है, असामाजिक कार्यों में प्रवृत्त आ जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उसमें इच्छा पूर्ति में बाधा आ रही है, वो निराश हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इस कारण उसमें जो अपराध प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। उसके बाद है सामाजिक समस्याएं। तो ये जब सारी समस्याएं आ जाएंगी उन बच्चों के अंदर, तो सामाजिक समस्याएं अपने आप ही जो है घर कर लेंगी, क्योंकि जो बच्चा है यदि उसके अंदर ये डिज़ायर ऑफ लस्ट की प्रॉब्लम हो गई या सेक्स प्रॉब्लम हो गई, अग्रेसिव नेचर हो गया, तो वो सोशल जो नॉर्म्स हैं हमारे, जो सोशल नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं, जो वैल्यूज़ बनाई गई हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर नहीं करेगा। वो सामाजिक रीति रिवाज को अंधविश्वास मानता है, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता है, तो ये सामाजिक समस्याएँ आ जाती हैं। इसके बाद है शारीरिक समस्याएं। शारीरिक समस्याएं क्योंकि इस समय क्या है, फिजिकल चेंज होता है बच्चे के अंदर, और फिजिकल चेंज होने से उसमें जो है वो अपने जो फिजिकल चेंज बच्चे के अंदर आता है, उस चेंजेस को वो किसी को बता नहीं पाता है, वो बताना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता है, हेजिटेशन फील होती है, तो इस तरह से उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं। नैतिक विकास की समस्या। अब यहाँ पर ये क्या है, नैतिक विकास की समस्या, कि जब हम बच्चे के अंदर, जब बच्चों को इस आयु में जो है जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ को बच्चा नहीं मानता है, वो अंधविश्वास समझता है, अंधविश्वास मानकर उनका खंडन करता है, और इस स्टेज में उसमें विचारों में जो है अस्थिरता आती है, अस्थिरता पाई जाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं होती है, और ये स्टेबिलिटी बॉयज़ में गर्ल्स से अधिक पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चे उपदेश लेना पसंद नहीं करते हैं, न ही मूल्यों पर विचार करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इन समस्याओं का क्या रेमेडी होगा, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस बच्चे इस स्टेज में घर पर रहते हैं या स्कूल में रहते हैं। अब देखते हैं घर पे क्या हो सकता है। फर्स्ट है, इसमें किशोरों को नियंत्रित मात्रा में स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। अब ये नहीं है कि बच्चे के पीछे आप हमेशा पड़े रहे
और वो कोई भी काम कर रहा है उसके पीछे पीछे नज़र रख रहे हैं। हाँ, एक नज़र ज़रूर रखनी है, लेकिन उन्हें इस तरह से देखना है कि उन्हें थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया जाए, जिससे कि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। और जब आवश्यकता हो तो उन्हें सेक्स एजुकेशन की जानकारी भी समय समय पर दी जानी चाहिए। अब पेरेंट्स को जो इस स्टेज में बच्चे होते हैं, उन बच्चों की गतिविधियों पर, जो एक्टिविटीज़ वो बच्चे कर रहे हैं उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा इस तरह की कोई नशीली वस्तुओं का सेवन तो नहीं कर रहा है, और उसकी मित्र मंडली कैसी है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनको फ्रेंड्स को घर पर बुलाएं, जिससे कि आपको उनके फ्रेंड्स की या उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप के बारे में आपको पता रहे। उसके बाद जो स्मार्टफोन का यूज़ है उसका भी बहुत बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी क्या करना है, ज़्यादा ये देखना है कि हमें कहाँ पर बच्चे को जो है फ़ोन देना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो थोड़ा इस पर भी निगाह रखनी है। यदि बच्चे कुछ गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको प्यार से समझाएं, बार बार उपदेश नहीं दें, उनको फ्रेंडली बिहेवियर करें, उनको फ्रेंडली इस बात को समझाएं कि आप ये सही नहीं है। तो इस तरह से क्या है, जो बच्चे की जो ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर की जा सकेंगी जब हम उनको शारीरिक विकास शिक्षा देंगे, बौद्धिक विकास की शिक्षा देंगे, संवेगात्मक विकास की शिक्षा होगी, उनकी सामूहिक विकास की शिक्षा होगी। अब ये देखते हैं कि स्कूल में किस तरह से उनके साथ हम उनको कैसे इस जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। विद्यालय का अनुशासन बहुत सख्त न हो, जो भी स्कूल का एनवायरनमेंट है वो इस एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बच्चे का हम दमन करें। अब जो बच्चे की भावनाएं हैं उन भावनाओं को आदर भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचते ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो टीचर है उसे हंसमुख होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए कि वो बच्चों की फीलिंग्स को समझ सके और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सके। और यदि कोई बच्चे के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है तो उस एटीट्यूड को वो ख़त्म करे, और जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए उसे क्या करना है, खेल कूद का अरेंजमेंट करना है, डांस कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, NCC कैंप लगवा सकते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को जो है बिज़ी रखने के लिए हमें ये काम करने चाहिए। उसके बाद है पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी जो होती है, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग समय समय पर होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी टीचर से मिलने के लिए स्कूल में जाना चाहिए। पेरेंट्स ये ना सोचें कि भाई हमें केवल उनका रिपोर्ट कार्ड देखना है, हमें बच्चे के मार्क्स पता हैं, हमें बच्चे की जानकारी हमें पूरी है, हमें नहीं जाना है। नहीं, हमें पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में अवश्य ज्वाइन करनी चाहिए, इससे क्या होगा, पेरेंट्स की और टीचर की बच्चे को लेकर जो भी फीलिंग्स हैं आपस में शेयर होंगी। पेरेंट्स के पास जो कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो वो टीचर से कहेगा, टीचर्स के पास कोई प्रॉब्लम है तो वही बताएगी। इस तरह से बच्चे को क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर आ पाएगा। और विषयों के चुनाव में छात्रों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। यहाँ पर है कहना हुआ कि बच्चे का शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस बच्चे को मिलना चाहिए, वोकेशनल गाइडेंस बच्चे को मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है, जो भी उसका सब्जेक्ट को वो चूज़ करता है, वो उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, और उस साथ ही साथ में वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जानी चाहिए। तो इस तरह से हम यदि बच्चे की एजुकेशन करते हैं तो ज़रूर जो है बच्चा जो है उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, और जो इस स्टेज में प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स का सामना बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। तो आज हमने जाना कि इस स्टेज के बच्चों का क्या एजुकेशनल प्रोविज़न है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या रेमेडी होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।